टीचर पढ़ा रहा था और मैं गाना गा रहा होता था, ऐसा मतलब इस तरह का मेरा अपने आप ही शुरू हो जाता था। मैं क्लास में भी अपने आप में, फिर टीचर मुझे डांटता था या आसपास के इवेंट उस तरीके से। तो हुआ धीरे धीरे इंटरेस्ट म्यूजिक में। तो आप स्कूल में होते हैं तो एनुअल फंक्शंस होते हैं तो आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और फिर गाने की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और एक कोई और दूसरा ग्रुप होता है जो नाटक कर रहा होता है। तो आप जब अपना सिंगिंग प्रैक्टिस कर करके नाटक वालों का रिहर्सल देख रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक रिहर्सल चल रहा था और एक एक्टर डायलॉग बार बार भूल रहा था। अब हम बैठे बैठे हमको डायलॉग याद हो गया। रिहर्सल देखते देखते डायलॉग याद हो गया। उसी को ज्यादा याद होते हैं जो रिहर्सल देखते हैं। अब ऐसे ही अब हम 4 बार भूला, 5 बार भूला तो हम भी इरिटेट हो गए। मैंने उठकर बोल दिया कि अरे ये डायलॉग है तेरा, ये बोल ले। अब डायरेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, स्कूल का टाइम का बात बता रहा हूँ, जब हम लोग 6ठी 7वीं क्लास में थे। तो उसने देखा अच्छा तू बहुत बोल रहा, तू आजा। तो तू आजा, तो ऐसे मेरी शुरुआत हुई मंच पर। तो फिर वो निकल गया, मैं कर रहा हूँ और वो मैं कर रहा हूँ और करके मैं आपको कहीं 1-2 जगह अवार्ड मिल जाते हैं तो आपको लगता है कि आप बेस्ट हैं। तो फिर आप पीछे मुड़ कर के नहीं देखते हैं आपके, तो आप सिंगिंग भी कर रहे हैं और नाटक भी कर रहे हैं। तो उसके बाद ये मैट्रिक तक चला, वैसे ही स्कूल के नाटकों में काम करते रहे। उसके बाद मैं पटना आया कॉलेज करने के लिए। मैं ये बिहार चंपारण से, हम लोग पश्चिमी चंपारण से, तो वहाँ पे पढ़ाई की है मैट्रिक तक। उसके बाद 11वीं 12वीं अलग पढ़ना होता था हमको, तो वो कॉलेज से शुरू होता था। अब तो +2 अलग होता है, 11वीं 12वीं की कॉलेज में पढ़ाई होती थी। तो उसको करने के लिए पटना है, और पटना है तो रंगमंच छूट गया। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग कॉलेज से थे और गांधी मैदान में खेलते थे क्रिकेट जा करके, तो सामने कालिदास रंगालय था जस्ट कॉर्नर पे ही। तो एक दिन गए हम लोग, नाटक देखे, तो मन हुआ कि यहाँ ज्वाइन करना चाहिए। तो वहाँ गए एक दिन पूछने, किसी तरह हिम्मत कर कर कि हमें ग्रुप ज्वाइन करना है। तो वहाँ कोई अनिल पतंग जी हुआ करते थे उस समय। उन्होंने ऐसा डांटा हमें कि तुम लोगों से नहीं होगा, तुम यहाँ कोई एडमिशन नहीं कर, तुम लोग जाओ। तो वो छूट गया है प्रैक्टिस। फिर क्या हुआ, ये 96 97 के 5 के आसपास की बात है। तो उस समय कंप्यूटर नया नया आया था। पहला NIIT का वो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर दिल्ली में खुला था। तो मेरा कजन ब्रदर जो था बड़ा सा, वो दिल्ली में रहते थे और वो पहले बैच से पास आउट थे। तो वो कंप्यूटर किए थे पहला बैच से। तो उनको लगा कि मैं अपना कंप्यूटर शुरू करूंगा, दिल्ली में कंपनी खोलूंगा और वहाँ पे चलाऊंगा। तो वो मुझे उस बहाने से लेकर के, तू चल दिल्ली, तू तेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो तू वहाँ से म्यूजिक भी सीखना और ये अपना हम लोग कंप्यूटर का वो सब करेंगे। तो उस बहाने मेरा दिल्ली आना हुआ 97 के आसपास की बात है। तो दिल्ली जब आया तो मैं सुबह म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में एडमिशन ले लिया गंधर्व महाविद्यालय में, और बाकी टाइपिंग सीखता, क्योंकि उस समय कंप्यूटर चलाने के लिए पहले आपको टाइपिंग सीखना पड़ता था। तो टाइपिंग सीखता था। तो दिन भर मैं करूं क्या, तो मैं ऐसे ही घूमता रहता था। तो एक दिन घूमते घूमते मंडी हाउस चला गया। तो वहां जाकर के देखा कि ऐसे ऐसे नाटक हो रहे हैं यहाँ पर, और वहां से मैं चुपके चुपके नाटक देखने लगा। एंट्री कहीं नहीं मिली, नाटक देखने लगा वहां से, वो घर को भी बिना बताया। तो ऐसे ही एक ग्रुप में एंट्री ले लिया वहाँ पे। तो ऐसे फिर धीरे धीरे थिएटर शुरू हो गया। और फिर किसी ने बोला कि श्री राम सेंटर में 2 साल का कोर्स होता है, वो तुम क्यों नहीं करते हो। तो गया मैं वहाँ पर, और मतलब बहुत सारी उसके लिए तैयारियाँ की होने के लिए, इसने कि ऐसे ही हो गया। मैं पहले वहाँ के स्टूडेंट से जो पढ़ रहे थे या जो रेपेट्री में वहाँ पे थे, उनसे पूछा कि यहाँ एडमिशन कैसे होता है। तो उन्होंने बताया कि आपको ये करना होता है, इतना नॉलेज होना चाहिए। तो उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए मैंने लाइब्रेरी छान मारे। उस कम से कम 300 साल के 1 साल बाद अगले साल होना था, तो मैंने कम से कम 200-250 नाटक रोज देख डाले इसमें। तो श्री राम सेंटर का अगले साल 2000 में मैंने 98 के ईयर में दिया, और वहाँ पे सिलेक्शन हो गया 98 में। तो फिर जब आप एक विधिवत ट्रेनिंग में जब आप पहुँच जाते हैं, तो फिर आपको वहाँ से धाराएं नजर आने लगती हैं, नहीं तो आप भटकते रहते हो। ये वो भटकना भी जरूरी है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर के किसी ना किसी एक व्यवस्था में जाने की जरूरत है। जब आप व्यवस्था में जाते हैं ना, तो व्यवस्था से आपको धाराएं दिखती हैं, क्या यहाँ मैं यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ।
ये कर सकता हूँ। तो ऐसे श्री राम सेंटर से जुड़ा और फिर वहाँ से निकलने के बाद श्री राम सेंटर से 2 साल का कोर्स करने के बाद साथ साथ मेरा म्यूजिक भी चल रहा था। और ये था कि चूंकि सुबह मैं 7 बजे म्यूजिक की ट्रेनिंग के लिए आता था ITO, और फिर मेरा शाम को 5 बजे से श्री राम सेंटर में क्लास होता था एक्टिंग का। तो ये बीच में मैं क्या करूँ, सुबह 7 से 9 क्लास म्यूजिक का हुआ, 9 बजे से लेकर के 5 बजे मैं क्या करूँ। तो 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक मैंने क्या किया, मैं रेपेट्री जो होते थे उनके साथ एज अ वॉलंटियर काम किया, जो वहाँ साहसी रेपेट्री। तो मैंने उनसे जाकर आग्रह किया कि मैं आपके साथ जितने, तो उस 2 साल में जितने भी नाटक हुए वहाँ पे, उसमें मैं, और पता चलता था कि किसी किसी नाटक में आप अच्छा रोल कर रहे हो, आप हो एक स्टूडेंट, और आप और कोई अचानक से कोई एक्टर बीमार पड़ गया तो आपको मंच पर मेन रोल दे दिया जा रहा है। मुश्ताक का उस समय रेपेट्री के डायरेक्टर होते थे, तो वो महाब्राह्मण प्ले कर रहे थे, पहला ओपनिंग डे का प्ले। मेन एक्टर चितकारा, आप लोगों को अगर पता होगा, जो फिल्मों में भी हैं, तो ये चंडीगढ़ से चितकारा जी मेन रोल कर रहे हैं। तो ये जब कुछ एक्टर वो होता था, कॉल टाइम दिया गया 10 बजे का, वो आ रहे हैं 12:30 बजे, डायरेक्टर गुस्सा, आप रोल नहीं करेंगे, हम लोग दो सिप्पे पे, एक हमारा भी एक और साथी था, तुम करोगे, तुमको डायलॉग याद है ना? हाँ याद है। मैंने तो कर रखी है, इसीलिए किए। नहीं ये भी होता था, मैं भी बता रहा हूँ। हम लोग नाटक करते थे तो ये होता था, हम पूरा स्क्रिप्ट चार्ट मारते थे और अंदर कामना करते थे इसे टूट जाए, समझे, ये सच में कामना करते थे इसकी बीमार पड़ जाए, ये शो वाले दिन इसका एक्सीडेंट हो जाए, सब ऐसे कम इमेजिनेशन पूरा बना करके रखते थे कि कब मौका मिले। और अकेले में पूरा अंदर प्रैक्टिस करके रखते थे हम लोग। जैसे लंच ब्रेक हो जाता था तो सारे सीनियर एक्टर जब चले जाते थे तो हम अपना पूरा ब्लॉकिंग ऐसे कर लेते थे, ब्लॉकिंग कर रेडी रखते, तू उसका वाला कर, तू उसका वाला कर, ऐसे करके हम 2-3 लोग अपना तैयार करके रेडी रखते थे। पता नहीं कौन सा क्योंकि देखो मौके आपको लेने पड़ते हैं। ये तो है, ये बहुत अच्छी बात है कि एज एन एक्टर आप किस तरह से मौका लेते हैं, किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये होना चाहिए, अगर एक्टर हो तो होना चाहिए था ये तो चीजें। ऐसे करते रहे। फिर नीचे जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। ओके जी, तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि सबके लिए टाइम भी है, शो को भी रिहर्सल भी करना है। तो इस तरीके से श्री राम सेंटर कोर्स पास आउट किया। फिर मैं एज अ फ्रीलांसर काम करना शुरू किया बहुत सारे संस्थाओं के साथ। फिर मैं रेपेट्री किया, रेपेट्री में एज ए प्रोफेशनल एक्टर, दिल्ली गवर्नमेंट का रेपेट्री हुआ करता था, साहित्य कला परिषद, वहाँ मैं 2.5 साल काम किया, वहाँ स्टेज मैनेजर रहा, मैं रेपेट्री चीफ रहा। फिर वहाँ से निकल करके SRC रेपेट्री कंपनी होती थी, 1 साल वहाँ पर उन्होंने मैंने प्रोफेशनली काम किया एज एन एक्टर। और आप जब रेपेट्री में काम कर रहे हैं तो आप चूंकि आप म्यूजिक में भी ट्रेन है, तो आप किसी प्रोडक्शन का म्यूजिक कर रहे हैं, किसी प्रोडक्शन का डिज़ाइन कर रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ आप चल रहे हैं, आप दूसरों का काम देख रहे हैं, आपको आसपास जो अच्छे काम हो रहे हैं आप उनको देख रहे हैं। फिर एक टाइम के बाद लगा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्टक हो रही हैं, आप कर तो रहे हो लेकिन कुछ और चीज़ें हैं। क्योंकि रंगमंच ट्रेनिंग ऐसी चीज़ होती है ना, आप जितना सीखते हो ना, जितना आगे जाओगे ना, उतना ही वो गहरा होता चला जाता है। आप पहले आप जो छलांग लगाते हो तो पहले किसी नाले में छलांग लगाते हो जो 2 फीट 3 फीट गहरा होता है। फिर जब नाला का पानी आगे बढ़ता है ना, तो जाकर के नहर में मिलता है, तो नहर थोड़ा सा 15 फीट 20 फीट गहरा होता है। फिर नहर बढ़ करके बाहर आगे जाकर के मेन नहर वो 30 फीट गहरा होता है, वो जाकर के समुंदर में मिलता है। तो ऐसे गहराई बढ़ती चली जाती है जितना आप आगे बढ़ते चले जाते हो। तो यही है नॉलेज। आप जितना आगे बढ़ते लगे जाओगे ना, तो आप जब नाले में रहोगे तो नाले के ऊपर सतह टच कर लो, आपको लगेगा कि मैं तो सब जान गया। अगर आप आगे नहीं बढ़े तो आप नहर तक पहुंच गए, फिर नहर में 10 फीट की गहराई में भी लगेगा कि मैं तो सब जान गया। आप वहीं पे अगर रुक गए तो जब अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो पता चलता जाएगा नहीं ये तो मैं कुछ नहीं जानता। तो इसलिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है, ताकि आप जितने आगे बढ़ोगे आपको पता चलेगा कि नहीं अभी बहुत कुछ जानना है। तो वो मैं करता रहा। तो फिर NSD में जाने का
विचार आया और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, ताकि तुम मेरे बैचमेट बन सके। मेरे भी थर्ड में हुआ था कि मैं तुम्हारा बैचमेट बन सकूं। तो सेकंड अटेम्प्ट में एनएसडी में 2003-06 में मैंने वहाँ से हम लोगों ने किया, और 6 में पास आउट होने के बाद फिर एज ए फ्रीलांसर मैंने काम करना शुरू किया दिल्ली थिएटर में, और बहुत सारी चीज़ें, म्यूजिक एज ए म्यूजिक कंपोजर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर, डिज़ाइनर और डायरेक्टर, एज एन एक्टर भी काम कर रहे हैं। फिर एक मौका मिला, किसी ने हमें पुश किया कि नहीं तुम्हें बाहर जाना चाहिए पढ़ने के लिए। तो अपना तो इंग्लिश में हाथ खाली, पूरा इंग्लिश में हाथ खाली, तो हम कहे हमें कौन बाहर भेजेगा, हम तो ये मतलब हम या तो भोजपुरी बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं, इसके अलावा तो कुछ नहीं बोलते हैं। फिर भी बोले कि तुम्हें ट्राई करना चाहिए। मैंने एक स्कॉलरशिप होता है उसके लिए अटेम्प्ट किया। अब स्कॉलरशिप वाले दिन फर्स्ट राउंड स्कॉलरशिप क्रॉस करके फाइनल राउंड का स्कॉलरशिप एग्जाम होना है। फर्स्ट राउंड में तो चलो इंडिया के लोग थे, फाइनल राउंड में चूंकि वो बाहर का स्कॉलरशिप है, तो फाइनल राउंड में कुछ इंडिया के टॉप लोग, वो नहीं थिएटर से नहीं, कोई आपका लॉ से है, कोई इधर से है, क्योंकि वो सारे सब्जेक्ट्स में देते हैं वो उसको, टॉप लोग हैं, और वो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, और 4 लोग फॉरेनर बैठे हुए हैं, तो आप हिंदी में तो बोल ही नहीं सकते हो। तो इंटरव्यू जब फाइनल के लिए गया, सब कोई मैथ के लिए आया है, कोई इंजीनियरिंग करने के लिए आया हुआ इंटरव्यू देने को, यार मैं एक अकेला बंदा जो थिएटर के लिए बैठा था। तो ऐसे ही सब हॉल में बैठे हुए हैं, सब लगे पड़े हैं अपना क्वेश्चन आंसर तैयार करने में। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जा कर के बोलूँगा क्या, बोलूँ कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे टेंशन नहीं कि क्या बोलना है, मैं ये यार इंग्लिश में कैसे बोलूँगा मैं। थोड़ी देर बाद के बाद मुझे लगा कि नहीं, मुझे जैसे एक सिचुएशन दिया गया है कि आपको जाकर के ये परफॉर्म करना है अंदर जाकर के, और उसकी जो भाषा है वो इंग्लिश है, वो इंग्लिश में परफॉर्म करना है आपको जाकर के। तो मैं चुप बैठा हुआ, एकदम रिलैक्स बैठा हुआ, सब टेंशन मुझसे पूछ भी रहे आप किस सब्जेक्ट के लिए आए हैं, तो आप मतलब सब बाकी तो टेंशन में घूम रहे हैं, मेरा अंदर टेंशन कुछ अलग है। तो मैं तो सब्जेक्ट मैटर का थोड़ा टेंशन है मेरा, मैं तो बोलूं कैसे, इसको टेंशन है। तो अंदर जब गया, उसके बाद मुझे इतना याद है कि मैं अंदर घुसा हूँ, मैं आई कम इन सर बोला हूँ, और मुझे उन्होंने कुर्सी पर बैठाया है। उसके बाद 35 मिनट कैसे बीते हैं, लंच टाइम होने वाला था, लंच टाइम का, तो लंच टाइम तक आकर के वो सब ऐसे ढीले पड़ जाते हैं, वो सारे ऐसे चार्ज हो गए थे। आधे घंटे बाद मेरे क्वेश्चन आता है सामने से कि आपने तो ना IIFL किया है, वो ना टेफल किया है, आपको हम कैसे बाहर भेज दें, आपके पास तो कोई इंग्लिश वाली डिग्री नहीं है। तो मैंने कहा कि सर आधा घंटा हो गया, आप बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आपको बात मुझे समझ में आ रही है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, आधा घंटा हमने बात कर लिया, ऐसे ही मैं वहां बात कर लूंगा। मैं कोई एक्टिंग ट्रेनिंग के लिए थोड़े जा रहा हूँ, मैं तो डिजाइनिंग डायरेक्शन के लिए जा रहा हूँ। मैं डिजाइनिंग डायरेक्शन और स्टेज मैनेजमेंट, जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ाया जाता है, स्टेज मैनेजमेंट का एक पूरा अलग चैप्टर है, तो मैं तो इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो मुझे एक्टिंग तो करनी नहीं है कि मुझे भाषा पे पकड़ होनी चाहिए, बात कम्युनिकेट होनी चाहिए। एनीवे वो स्कॉलरशिप मिला और मुझे लंदन जाने का मौका मिला। फिर वहाँ जा करके वहाँ का थिएटर जो इतना सालों से हैं, इतने बड़े लेवल पे नाटक होते हैं, वो सब करने का मौका मिला। वो सब कर करके वापस आया, वापस आकर के यहाँ फिर काम करना, ऐसे ही अपना ग्रुप स्टार्ट करना, और किंगडम ऑफ ड्रीम जो दिल्ली में है वहाँ पर जब 5 साल मैंने शो रनिंग डायरेक्टर काम किया, और ये सब एज ए डिज़ाइनर, एज ए डायरेक्टर, एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आप काम करते हैं। तो ये सारी जर्नी है। अब मेन मेरा ये क्या है कि एज ए आप लोग अगर कुछ भी एज ए आर्टिस्ट अपने आप को डेवलप करना चाहते हो, तो सबसे क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैं ये कर क्यों रहा, मैं किस लिए इस फील्ड में आया हूँ। क्या मैं आर्टिस्ट बनने के लिए आया हूँ, कि मैं स्टार बनने के लिए आया हूँ, या मैं किसी ग्लैमर से अट्रैक्ट होकर के आया हूँ। ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आप अचीव क्या कर, दूसरा क्या बन गया, दूसरा कहाँ पहुंच गया, दूसरे के पास कितना पैसा है,
इससे कोई लेना देना नहीं है। आप किस चीज के लिए आए हैं? आर्ट जो है, आर्ट आपको सेटिस्फेक्शन देता है, एज ए आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन दे रहा है। वो सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं, हाँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, नहीं, ये सब आ जाएगा अगर आप अपने काम को अच्छा तरीके से करना जानते हो। आपका फोकस उस पे नहीं होना चाहिए, आपका फोकस अपने काम पे होना चाहिए। जब काम अच्छा करोगे ना तो सब कुछ आपके पास अपने आप आ जाएगा। क्योंकि उसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बिहार से, मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में थिएटर करता हूँ, और दिल्ली में रह करके सिर्फ थिएटर करके मैंने अपना जमीन खरीद करके दिल्ली में अपना 4 मंजिल का घर बनाया दिल्ली में, और मैं अपना परिवार रखता हूँ, अभी गाड़ी रखता हूँ, और ये सिर्फ थिएटर से ही हुआ है। मैं मीडिया का एक आज तक कोई काम नहीं किया हूँ। तो ये नहीं कि सिर्फ मीडिया करने वालों को ही ये मिलता है, आपको रोजी रोटी चलने चाहिए, बस इतना ही होता है। तो ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्यों कर रहे हैं, और आप ऐसे ये होना चाहिए कि जो मैं कर सकता हूँ ना वो कोई दूसरा ना कर पाए। जिस काम को मैं जिस तरीके से कर दूंगा ना वो दूसरा, तभी आपकी पूछ होगी मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट है। तो आपको मार्केट में आप अपने आप को बेचने आए, तो आप ऐसा प्रोडक्ट बनिए जो हर कोई आपको बुलाना चाहे, और फिर जब आपको हर कोई बुलाना चाहेगा तो फिर आप अपनी शर्तों पे जा पाओगे। डेफिनेटली कि मेरा ये डिमांड है, मैं इतना लेता हूँ, मेरा ये चार्जेस है, लेकिन हाँ फिर वहां जाने के बाद आपको वैसा ही डिलीवर करना पड़ेगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एज ए डिजाइनर जो है तो मेरा एक देखने की जो आदत है, आप आए रूम में, मैं आया देखा एक अलग तरह की कुर्सी है, वो बंदा कौन होगा जिसने इस कुर्सी को सिलेक्ट किया होगा? कुर्सियां तो हजारों तरह की होंगी ना, यही एक तरह का कुर्सी क्यों सिलेक्ट किया? और फिर देखो वो कुर्सी उस तरीके का डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि जो बंदा उस पर आकर के बोलेगा उसका स्टेटस थोड़ा सा हाई होने चाहिए। लेकिन इन दोनों के बीच में देखो ये टेबल जो एकदम से कॉन्ट्रास्ट है, ना इस फैमिली का है, ना उस फैमिली का है, ना इस रूम के स्ट्रक्चर के फैमिली का। एक अलग डिजाइन, ऑफिशियल नॉर्मल सा ऑफिस टेबल जो रेगुलर ऑफिस में होते हैं वैसा टेबल लगा रखा है, लेकिन एक कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। उसके और इसके बीच में एक बाउंड्री लाइन का लाइन क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है कि वो एक अलग जगह है, ये एक अलग जगह है। तो ये जो देखने की जो समय, ये सब ये जो हमारे सेंसेस है ना, ये हमारे सेंसेस हमेशा जागृत रहने, एक्टिव रहने चाहिए। जितना एक्टिव रहोगे ना आप उतना रिसीव कर पाओगे देखने के की, क्योंकि रिसीविंग बहुत, जितना आपके पास रिसीविंग होगा ना उतना ही आप अपने आप को, ये बैंक है बेसिकली, ये सारा हमारा बैंक है। तो बैंक में जितना पैसा रहेगा आप बाद में उतना खर्च कर पाओगे, पैसा ही नहीं रहेगा तो खर्च नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, हमारा बड़ा सौभाग्य है, और जो लाइव देख रहे हैं उनका भी बहुत सौभाग्य है कि आज श्री केवल धालीवाल जी, अमिताभ श्रीवास्तव जी, राघव जी और राजेश सिंह जी से हमारी बातचीत हो सकी। इन सब में एक बात बहुत कॉमन है दोस्तों कि आप समझते हैं थिएटर जो है चुटकियों में आ जाएगा, एक्टिंग चुटकियों में आ जाऊंगी। भाई ये देखिए आपके लोगों का कितना जर्नी है। ये 10th क्लास से कर रहे हैं, और 10th क्लास से आज भी एनएसडी हम पास आउट हो जाते हैं, फिर भी इनको लगता है कि मैं और स्टडी करना चाहता हूँ। ये इंग्लैंड जाते हैं, आज भी ये सीख रहे हैं, आज भी अमिताभ जी भी सीख रहे हैं, केवल जी भी सीख रहे हैं। तो सीखने का इतना शॉर्ट पीरियड नहीं होता, सीखना सारी उम्र का काम है। सो मुझे लगता है कि हमारे ये सारे दोस्त और जो सुन रहे हैं वो भी ऐसे ही सीखते रहेंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राजेश सिंह मेरे बैचमेट का जो स्पेशली यहाँ पर आए, और अमिताभ श्रीवास्तव जी का, और राघव जी का, और केवल धालीवाल जी का। मैं बहुत थैंकफुल हूँ विरसा विहार का, और केवल धालीवाल जी ने ये स्पेस हमें दिया, और मंच रंगमंच का उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट किया। विरसा विहार, खालसा कॉलेज, सरदार महल सिंह खालसा कॉलेज के प्रिंसिपल, रजिस्ट्रार देविंदर सिंह जी, और हमारे बहुत ही युवा जो रंगमंच करने वाले दोस्त हैं
विशाल एंड उनका ग्रुप है सिफर जो इस थिएटर में कोलैबोरेट कर रहा है हमारे साथ, दलजीत उसका ग्रुप आज़ाद रंगमंच हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है। और ये एक जो कोलैबोरेशन है इसमें खालसा रंगमंच भी इन्वॉल्व है। हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, थैंक यू। आप ठीक 5:45 पे लाइव परफॉर्मेंस देख पाएंगे भांड मिरासियों की, और उसके बाद 6:30 पर आप देख पाएंगे आज का नाटक समाप्ति। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।